वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी ही बहुत ही सुंदर कहानी जो कि हमारी लता मंगेशकर जी के बारे में दोस्तों। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसको हर भारतीय या फिर ये कहें कि हर म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर वो शख्स जानता है, जिस जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत भी अगर इंटरेस्ट रखता है तो वो लता जी के नाम को ज़रूर जानता होगा। और अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो शायद ही इस भारत में हमारे इंडिया में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा शख्स होगा जिसके कानों में लता जी की आवाज़ ना गई हो दोस्तों। लता जी एक ऐसी शख्स थी, एक ऐसा नाम था हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का या हमारे संगीत की दुनिया का, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता दोस्तों। जी हाँ, और उन्हीं के ऊपर आज मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे काल परिवार की तरफ से उनको हम सब के जो है श्रद्धांजलि है दोस्तों। और आज की जो वीडियो है उन्हीं के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके जो आखिरी इंटरव्यू था, जो लास्ट इंटरव्यू था, उनमें उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट फॉरवर्ड है, जो मतलब आगे आने वाली जनरेशन है, तो कहीं ऐसा नहीं ना हो कि वो जो मेरे गाए हुए गाने या फिर जो संगीत है जो हमारा पिछला, उसको भूल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको हम सब डिनाई करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं लता जी कितनी ग्रेट थी। और उनके गाए हुए गाने आज भी अगर कोई सुनता है तो खो जाता है उनके गानों में दोस्तों। ऐसे उनकी आवाज़ थी लता मंगेशकर जी की। और उनके जो लता मंगेशकर एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी थी दोस्तों, जो कि 13 साल की उम्र में उनके कंधों पर आ गई थी। जी हाँ, 4 बहन थी, एक भाई था, और पिताजी भी नहीं थे जिनका देहांत हो गया था। वो तब 13 साल की थी, जो सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई थी। पिताजी उनके जो थे वो मराठी थे और माँ उनकी गुजराती थी। एक्चुअली उनके पिताजी गोवा से बिलोंग करते थे। और उस ज़माने में जो थे उनके जो पिताजी थे वो थिएटरकार थे, मतलब कि शास्त्रीय संगीत जो होता है और ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिताजी का। और 28 सितंबर 1929 में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था इंदौर में। इंदौर में जब उनका जन्म हुआ था और वहाँ से उन्होंने मतलब अपना सारी चीज़ें की थी, बड़ी हुई धीरे धीरे। और पहली बार जब वो 9 साल की थी, मैंने आपको बताया कि उनके पिताजी थिएटर किया करते थे और शास्त्रीय संगीत किया करते थे, तो 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं भी गाना चाहती हूँ। जी हाँ, और 9 साल की उम्र में फिर उनके पिताजी ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटी हो या तुम इन सब में क्या करोगी, रहने दो। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे गाना है, और उन्होंने 9 साल की उम्र में वहाँ पर पहले बार उन्होंने शोलापुर के एक हॉल में ये हो रहा था समारोह, वहाँ पर उन्होंने गाया, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने ये गाया था शोलापुर में। फिर 1942 में जब लता जी 13 साल की थी, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तब पिताजी का देहांत हुआ तो उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई पूरे घर की, परिवार की, क्योंकि घर में सबसे बड़ी वही थी। तो और अब उनके जो भाई बहन भी थे उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी। तो ऐसे वक्त में जो था कि उनके पिताजी के जो दोस्त थे, उनका नाम था विनायक। विनायक जी ने उनको काम दिया, उनको कहा कि आप तुम मेरे साथ आओ। उनको मतलब लेकर गए, उनको काम दिलाया। तब एक मराठी फिल्म में उनको एक्टिंग का काम मिला था, मराठी फिल्म में काम मिला। लेकिन उसमें विनायक जी की कुछ लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से वो वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने लता जी ने काम किया था उसमें। उसके बाद उन्होंने लता जी को कहा कि इसको ख़त्म कर कर तुम मुझसे मिलना, विनायक जी ने कहा। उसके बाद जो था लता जी शोलापुर से कोल्हापुर आ गई, वहाँ पर चली गई विनायक जी के पास। फिर विनायक जी ने उनको काफ़ी सारी जो अपने मराठी फिल्में थी उनमें अपने साथ रखा, उनमें काम भी दिलाया। और ऐसे ही करके मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था उस टाइम पर। तब 1946 में एक और चीज़ दुखद घटना होती है दोस्तों, विनायक जी की भी मृत्यु हो जाती है। और विनायक जी की मृत्यु के बाद दोबारा वही सारी चीज़ें होने लगती हैं कि उनके पास मतलब कोई सोर्स नहीं होता इनकम का, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आप फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वो देख रहे थे, तब उनके एक और उनको शख्स मिलते हैं जिनका नाम था वसंत देसाई। वसंत देसाई जी से मुलाकात होती है और वो उनको काम देते हैं कि अब मैं आपको काम देता हूँ। फिर उनकी मुलाकात जो थी लता मंगेशकर जी की मुलाकात
वहाँ पर जो उनको लता मंगेशकर जी को लता मंगेशकर बनाने वाले थे उनका नाम था गुलाम हैदर जी। म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत ही बड़े उस टाइम के। तब लता मंगेशकर जी जो है मुंबई शिफ्ट कर देती हैं और मुंबई में आकर वो अपने रेंट पर एक घर लेती हैं। रेंट पर घर लेने के बाद जो है उनसे मिलती हैं, एक स्टूडियो में वो गाना गा रही थी मराठी फिल्म में। तब जो था गुलाम हैदर जी का एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट उनका सुनता है और वो जाकर बताता है गुलाम हैदर जी को कि एक लड़की है जो बहुत छोटी सी बच्ची है 13 साल की, और वो इतना सुरीला गाना गा रही है, इतना अच्छा गाना गा रही है, आपको एक बार सुनना चाहिए उसको। तो वो उनसे मिलते हैं और मिलकर सुनते हैं गाना। तो वो लता जी जो थी उन्हीं के गानों को सुनाती हैं जो उनको बहुत पसंद आता है। फिर वो कहते हैं कि कुछ और भी सुनाइए। तब लता जी और भी सुनाती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं लता जी से। और ये वो दौर था दोस्तों जब वहाँ उस समय पर नूरजहां और सुरैया जैसे जो दिग्गज फीमेल जो सिंगर्स थी उनका दबदबा था फिल्म इंडस्ट्री में। मतलब उनको बहुत तूती बोला करती थी। उस टाइम पर एक छोटी सी 13 साल की बच्ची इस इंडस्ट्री में कदम रखती है। और एक मूवी बन रही थी उस टाइम पर, एस मुखर्जी उस मूवी को बना रहे थे, शहीद नाम की फिल्म थी जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो गुलाम हैदर जी थे। तो वो वहाँ जाकर उनको मिलवाते हैं डायरेक्टर से और कहते हैं कि मैं इस लड़की से गाना गवाना चाहता हूँ और आप एक बार इसका गाना सुनिए। तो वो गाना गाते हैं और वो गाना सुनते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं, ये जो है कि मेरी फिल्म के लिए मेरी जो हीरोइन है उस पर सूट नहीं करेगा, इनकी आवाज़ जो है बहुत पतली बहुत महीन है। जो फिल्म थी उसमें कामिनी जो थी वो हीरोइन थी। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं। तो इससे गुलाम हैदर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो निराश भी होते हैं और गुस्से में भी बोलते हैं कि आप देखना, आज आपने इसको मना किया है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो इनसे मिलने के लिए, अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए इनके पीछे भागेंगे और ऐसा एक दौर आएगा। आप बस इस बात को याद रखना हमेशा के लिए। फिर अगली फिल्म में ही गुलाम हैदर साहब जो थे लता मंगेशकर जी को गाना गवाते हैं और उस गाने से उनको पहचान मिलती है। उसके बाद उनको बोला जाता है, जो गुलाम हैदर साहब थे, वो कहते हैं कि आप अपने जो है इस पर हिंदी पर और उर्दू पर भी काम करो, क्योंकि वो मराठी थी तो उनको मतलब मराठी फिल्मों में उन्होंने अभी तक गाया था, उर्दू या हिंदी में कुछ भी नहीं गाया था। तो इसलिए उनका जो हाथ थोड़ा वैसा था, मतलब भाषा नहीं बोल पाती थी या गा नहीं पाती थी ठीक से। लेकिन लता मंगेशकर जी ने 36 से ज़्यादा भाषाओं में और तो और 1000 से ज़्यादा मूवीज़ में जो है 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं दोस्तों। जी हाँ, ये उनके नाम का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है उनके नाम पर। फिर उसी समय पर एक जो थे अनिल बिस्वास जी थे और यूसुफ खान, जो दिलीप कुमार जी और लता मंगेशकर जी एक लोकल ट्रेन में बैठकर मूवी की शूटिंग के बाद से जा रहे थे। तो वहाँ पर अनिल बिस्वास जी लता मंगेशकर को उनसे मिलाते हैं, यूसुफ खान या दिलीप कुमार जी से। तो और ये बताते हैं कि ये लता मंगेशकर जी हैं, सिंगर हैं और ये ऐसे ऐसे गाना गाती हैं। तब उन्होंने यूसुफ खान जो थे, दिलीप कुमार जी, उन्होंने लता मंगेशकर को कहा कि जो मराठी होते हैं इन बहुत ज़्यादा ही दाल भात होते हैं, मतलब कि ये जो है कि हिंदू और मतलब उन सब दूसरे लैंग्वेजेस में गाना ठीक से नहीं गा पाते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। तो ये बात लता मंगेशकर जी के दिल को लग जाती है ये चीज़। तब वो जो है नौशाद जी, जो उस वक्त के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनको मतलब अपनी बहन की तरह मानते थे लता मंगेशकर जी को, वो उनसे मिलती हैं। तो वो एक मौलाना को मिलाते हैं। वो मौलाना जो है उनको उर्दू बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं और उर्दू के साथ साथ ही वो बहुत सारी जो है अलग अलग भाषाएं सीखती हैं उनसे। और उसके बाद जो डायरेक्टर ने सिखाया, बाकी डायरेक्टर्स ने भी उनको सिखाया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में बताई थी कि कितनी सांस लेनी है गाते समय, कितनी छोड़नी है और माइक पर कितनी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको डायरेक्टर्स ने सिखाई थी, बाद में धीरे धीरे करके ऐसे ही चीज़ें। तो ऐसे कर कर लता मंगेशकर जी आगे बढ़ती रहीं। फिर 1949 में कमाल अमरोही ने एक मूवी बनाई थी, महल नाम की वो मूवी थी, जिसमें लता जी ने गाना गाया था आएगा आने वाला, जिसने उनको सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जिस गाने ने उनको बड़ी पहचान दी थी फिल्म इंडस्ट्री में और एज अ प्लेबैक सिंगर के तौर पर।
और यहाँ से ही बस उन्होंने कभी फिर पलटकर नहीं देखा, यहाँ से वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। ये गाना बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ, आएगा आने वाला। उसके बाद बरसात, दीदार, बेजू बावरा, उड़ान, उड़न खटोला और मदर इंडिया और श्री 420, चोरी चोरी, अनारकली, मुगले आजम, इन जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ में इन्होंने ऐसे ऐसे लता जी ने गाने गाए जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुए और आज भी लोग उनको गुनगुनाते हैं। सो 50 से 60 का एरा आते आते ही घरों में लता जी के गाने गुनगुनाने लगे थे लोग, आवाज़ गुनगुनाने लगी थी लोगों के घरों में। और यहाँ से जो है उनकी जो पहचान है वो बनने लगी थी। अब चोरी चोरी जो एक मूवी आई थी उसमें उन्होंने एक गाना गाया था, रसिक बलमा। रसिक बलमा उस वक्त का सबसे मशहूर गाना बना था। जी हाँ, बहुत ही मशहूर गाना बना था। तो उसके पीछे भी एक इंसिडेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाने को जो है कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए चुना गया था, लेकिन उस वक्त इसको मिलना था बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का जो अवार्ड था वो मिलना था इस गाने के लिए, और जो कि मिलना था जय किशन जी को। तो जब उनको अवार्ड दिया जा रहा था तो जय किशन जी ने कहा लता जी से कि आप इस गाने के कुछ बोल गुनगुना दीजिए। तो लता मंगेशकर जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड है ये बेस्ट उनको मिल रहा है, म्यूज़िक डायरेक्टर को, ना कि सिंगर को मिल रहा है, तो मैं इसके लिए गाना नहीं गाऊंगी। तब 1957 में ये किस्सा हुआ था और 1958 में अगले ही साल फिल्म फेयर ने प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी को इसमें जोड़ दिया और 1958 में जो है उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड भी मिला लता मंगेशकर जी को, जिसमें उन्होंने आजा रे परदेसी गाना गाया था जो वैजंती माला जी पर फिल्माया गया था। फिर 1970 आया दोस्तों। 1970 में लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे अवार्ड जीत लिए थे। 1970 आते आते 1958 से शुरू हुआ था और 1970 के बाद लता मंगेशकर जी ने कहा कि अब से मेरे गानों को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए ना चुना जाए। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग नए नए आ रहे हैं बाकी सभी, उनके भी गानों को मतलब उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जो गाने हैं उनको ना फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए चुना जाए। हालांकि उन्होंने बाद में बस जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वही लिया था, बाकी उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने से मना कर दिया था। फिर एक महबूब खान म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो जो थे जो ये रसिक बलमा गाना था, मैंने आपको बताया कि कितना फेमस हुआ था उस टाइम का, तो ये उनका फेवरेट हुआ करता था, ये महबूब खान का जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे बहुत बड़े उस समय के। तो वो उनको जो है शायद से हार्ट अटैक आया था, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में जब उनको एडमिट किया गया तो वहाँ पर भी उनको मन किया गाना सुनने का, रसिक बलमा, तो वो नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पर टेप रिकॉर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी और ना ही और कोई चीज़ थी जिससे वो सुन सके उनका गाना। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉल बुक की और इंटरनेशनल कॉल बुक करके उन्होंने लता जी को फ़ोन किया और लता जी से रिक्वेस्ट की कि हालांकि लता जी को पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे गाना सुनाएंगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो लता जी ने कहा कि आप जितनी बार चाहें मैं आपको ये गाना सुनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले कहा था कि माफ़ कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि आज ही नहीं, मैं जब भी आपको, अगर आपकी आप मुझे एक मौका दें कि जब भी मैं आपका गाना सुनना चाहूँ तो मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। लता जी ने कहा कि आप जितनी बार चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको गाना सुनाऊंगी। तो उन्होंने इंटरनेशनल ऑन कॉल पर उनको ये गाना सुनाया था रसिक बलमा, और उसके बाद उन्होंने ऐसे ही लगातार 20 बार उनसे रिक्वेस्ट की थी और 20 बार लता जी ने उनको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उनको कॉल पर ही गाना सुनाया था रसिक बलमा। ये उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया था बाद में। फिर 1962 में लता जी की तबीयत जो है अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी दोस्तों। जी हाँ, उनको काफ़ी ज़्यादा उल्टी और काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से वो ठीक से गाना नहीं गा पा रही थी, जिसकी वजह से जो है उनके आवाज़ पर भी, गले पर भी असर पड़ रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ कर रही थी और उनको जो है पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो एक सुबह उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ, जिसकी वजह से मतलब उनकी हालत ऐसी थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। तो फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि एक्सरे करना पड़ेगा, लेकिन लता जी की जो हालत थी वो ऐसी भी नहीं थी कि उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। फिर सारे इंतज़ाम घर पर ही किए गए और घर पर उनका एक्सरे किया गया।
एक्सरे की जब रिपोर्ट आई तो उसने सभी को चौंका कर रख दिया दोस्तों, चौंका कर रख दिया। एक्सरे में पता चला कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जी हाँ, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, बस जो उनके घर में खाना बनाता था उसको सीधा बोल दिया कि आज के बाद आप खाना नहीं बनाएंगे और आप यहाँ से चले जाइए, जितना आपका है आप बता दीजिए। लेकिन ये सुनते ही जो रसोइया था वो सीधा भाग गया वहाँ से, उसने अपना कोई हिसाब भी नहीं करा, जो पिछला बकाया था वो भी नहीं लिया, वो वहाँ से सीधा भाग गया है सुनते ही। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में लता जी ने बताया कि उनको पता चल गया था कि उनको जहर किसने दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से मैंने नाम नहीं लिया। हालांकि अगर उस वक्त पर नाम लेते, पुलिस जांच करती तो शायद से कुछ होता, पता चल जाता, पर उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन लता जी के दिल में एक डर बैठ गया था इस चीज़ को लेकर। तो एक मजरूफ सुल्तानपुरी नाम के संगीतकार थे, तो वो उनके घर हर शाम को पहुंच जाया करते थे लता जी के घर, और उनको अपनी शायरी और गीत, कहानियाँ, कथाएं सुनाया करते थे ताकि उनका मन बहल सके, उनके मन से डर निकल सके। और तो और जो लता जी के लिए खाना बनता था वो लता जी के साथ ही बैठकर उनके साथ खाया करते थे ताकि उनके मन से डर निकल जाए कि खाने में कुछ है, जिससे उनको काफ़ी मदद मिली और वो बहुत ही जल्द ठीक हुई। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और पहला गाना गाया, कभी दीप जले कभी दिल। ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद उन्होंने अगला ऐसा गाना गाया जो किसी भी फिल्म के लिए नहीं था, किसी भी एक्ट्रेस या एक्टर के लिए नहीं था। ये गाना उन्होंने डेडिकेट किया था अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए। उस टाइम पर चाइना से भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब एक चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे सेना का भी मनोबल बढ़ाना था। तो ये काम दिया गया था, उस टाइम के साउथ के म्यूजिकल डायरेक्टर थे सी रामचंद्रन, उनको दिया गया ये काम। उन्होंने एक लेख, बहुत ही अच्छे लेखक थे जिनका नाम था प्रदीप, उनको ये काम दिया कि आप इनके बोल लिखो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या लिखें जो मतलब सभी को पसंद भी आए और हमारी सेना का भी हौसला बढ़ाए, और आखिर ऐसा क्या लिखे कि जो सबके दिल को छू जाए। तब वो बाहर घूम रहे थे सिगरेट पीते हुए, तब उनको कुछ लाइनें याद आईं, तो उन्होंने सिगरेट में एक चमकीले कलर का पेपर होता है, पेंसिल से उस पर लिख लिए कुछ लाइंस को, और ऐसे ही कर कर उन्होंने धीरे धीरे उसको लिखा और पूरा किया। फिर ये जो था, अब सी रामचंद्रन और लता मंगेशकर जी के बीच में उस टाइम रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो जिस वजह से ये गाना जो है उनसे नहीं गवाया जा रहा था। ये गाना जो है उनकी बहन से गवाया जा रहा था। तो लेकिन बाद में जो है प्रदीप ने डरते डरते ये बात कही कि आप ये गाना, आशा भोसले से गवाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप ये गाना लता मंगेशकर जी से गवाइए। तो उन पर सी रामचंद्रन जी मान गए इस बात के लिए कि ठीक है। तब ये गाना लता मंगेशकर जी को दिया गया, और 27 जनवरी को एक फंक्शन था जिसमें 27 जनवरी को आई लता मंगेशकर जी और उन्होंने ये गाना गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों। जी हाँ, ये गाना जो था 1963 में गाया गया था 27 जनवरी को। और ये गाना सुनकर जो था, प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, वो रोने लगे थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे ये गाना सुनकर। जब ये गाना उन्होंने गाया तो उसके बाद सभी लोग मतलब सिर्फ मंत्रमुग्ध हो जाना जिसे कहते हैं वो हो गए थे। और आज भी अगर इस गाने को सुन लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं काफ़ी बार सुनता भी उस गाने को। और ये गाना सुनने के बाद जब उनसे मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, लता जी की, तो उन्होंने कहा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी मुझसे मिलेंगी तो मुझे ये गाना ज़रूर सुनाइएगा। फिर उसके बाद काफ़ी बार उनका मिलना हुआ जिसमें लता जी ने उनको ये गाना सुनाया, जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद इंडियन आर्मी का हौसला भी बढ़ाना था, तो सुनील दत्त जो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को 1 लाख रुपए का चेक देने के लिए आए थे इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ वहाँ पर एक कॉन्सर्ट किया इंडियन आर्मी के लिए जिसमें लता मंगेशकर जी ने यही गाना गाया और हमारे इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसी के साथ ही 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, आजकल तो बीसीसीआई बहुत ही सबसे बड़ा बोर्ड है, इंडिया जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उस समय पर बीसीसीआई ऐसा नहीं था। उस समय हमारे जो प्लेयर्स थे इंडियन क्रिकेट के, उनको इतने अच्छे अमाउंट नहीं मिलती थी। तो जब वो वर्ल्ड कप जीते तो जो लता मंगेशकर जी हैं उन्होंने एक कॉन्सर्ट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया था, और उसके पैसों से जो 1-1 लाख रुपए का चेक था वो सभी को दिया था, क्रिकेटर्स को, उनकी हेल्प की थी, क्योंकि वो क्रिकेट की बहुत ही बड़ी फ़ैन थी दोस्तों, इस वजह से।
और इससे पहले जब उनका स्ट्रगल टाइम था दोस्तों, तो वो पैसे बचाने के लिए मलाड तक वो पैदल जाया करती थी, तांगा नहीं लेती थी। और जिस स्टूडियो में वो सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, उनको काफ़ी टाइम बाद जाकर ये पता चला था कि वहाँ पर एक कैंटीन भी है। लेकिन पता चलने के बाद भी उन्होंने वहाँ से कुछ खाती नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये था कि मैं अगर यहाँ खा लूँगी तो फिर घर पर अपने भाई बहनों को क्या खिलाऊंगी, पैसे बचाऊंगी तो मैं घर जाकर, वो फिर से आते वक्त भी तांगा नहीं लेती थी, पैदल पैदल ही आती थी, फिर वहाँ से सब्ज़ी खरीदती थी और सब्ज़ी खरीद कर अपने घर जाकर भाई बहनों को और उनके साथ ही खाया करती थी, ताकि उनके लिए भी हो जाए। तो ऐसा उनका स्ट्रगल टाइम था। लेकिन बाद में फिर ऐसा समय आया जब लता मंगेशकर जी के कदमों में दौलत और शोहरत जो थी उनके कदम चूम रही थी दोस्तों। तो ये कहानी थी लता मंगेशकर जी की। अब एक और एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय होता है, एक या फिर एक ऐसा फेज़ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है। हमारी लता जो मंगेशकर जी थी, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। इसके पीछे का जो रीज़न बताया जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है कि राज सिंह डूंगरपुर के जो थे, उनसे उनके जो था और लता मंगेशकर जी का ये रिलेशनशिप था, मतलब उनके जो प्यार था। क्योंकि लता मंगेशकर के जी के जो भाई थे, वो क्रिकेट के फ़ैन थे, और राज सिंह डूंगरपुर जो थे वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो वहीं से इनका मिलना शुरू हुआ, इनके बीच मुलाकात हुई और वो संगीत प्रेमी थे। तो उन्हें लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। फिर धीरे धीरे करके दोनों में प्रेम हुआ और ऐसे ही कर कर ये सब आगे चलते रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हुआ। और लेकिन जो उस वक्त भी ऐसा था कि ये शाही परिवार से थे, राज सिंह डूंगरपुर। तो लता जी, उनके जो परिवार वाले थे राजशाही परिवार के, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लता मंगेशकर जी हैं वो एक आम परिवार से आती हैं और शाही परिवार के साथ नहीं जुड़ सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन 2009 में जब राज सिंह डूंगरपुर की जो थी मृत्यु हुई, वो उन्होंने भी कभी शादी नहीं की थी दोस्तों, और हमारी लता मंगेशकर जी ने भी कभी शादी नहीं की थी। और अब 93 साल की 93 साल की उम्र में 93 इयर्स की हो गई थी वो। अब उनका देहांत हुआ था दोस्तों, हमारी लता मंगेशकर जी का, जो हमें इस दुनिया से छोड़कर अलविदा कर कर चली गई दोस्तों। और उनको जो है जब तक उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहीं और नहीं भी रहीं, उनको काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। 1969 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1990 में पद्म भूषण विभूषण दिया गया था उनको 1999 में। फिर 2001 में उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था लता मंगेशकर जी को। उनको 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए थे, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड दिए गए थे, 14 बंगाल फिल्म पत्र संघ पुरस्कार दिए गए थे, 5 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार दिए गए थे, 2 आईफा अवार्ड से नवाजा गया था, 1 जी सिने अवार्ड से नवाजा गया था और 2 स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया था दोस्तों। जी हाँ, ये सारे अवार्ड्स हमारे लता मंगेशकर जी को मिले थे। तो हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है दोस्तों। भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे और वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, और लता मंगेशकर जी के लिए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।